तालिबान और पाकिस्तान में भीषण झड़प शुरू हो गई है। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन को लेकर बड़ा फैसला लिया है चाइना ने यूक्रेन को दी जाने वाली सारी मदद को रोक दिया है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अफगान तालिबान और पाकिस्तानी सेना के बीच छिटपुट सैन्य झड़पें एक बार फिर शुरू हो गई है। तोरखम क्रॉसिंग के पास तालिबान लड़ाके और पाकिस्तानी सैनिक एक दूसरे पर हल्के और भारी हथियारों से फायरिंग कर रहे हैं। इनमें टैंक और तोप का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इन हमलों के कारण बॉर्डर के आसपास रहने वाले लोगों में दहशत है। पाकिस्तान ने कुछ दिनों पहले ही तोरखम बॉर्डर क्रॉसिंग को बंद कर दिया था। इस पर तालिबान ने सख्त नाराजगी जताई थी। हालांकि पाकिस्तान ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए तालिबान के अनुरोध को खारिज कर दिया था। सुरक्षा अधिकारियों ने कहा है कि दोनों पक्षों ने भारी हथियारों का इस्तेमाल किया है, जिससे क्षेत्र के निवासियों में भय और दहशत फैल गई है। कथित तौर पर संघर्ष क्षेत्र के पास आवासीय घरों पर कई रॉकेट और गोले गिरे हैं, जिससे संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। ये लड़ाई सोमवार 3 मार्च को काबुल समय के अनुसार सुबह 2:30 बजे शुरू हुई और रुक रुक कर जारी रही। पाकिस्तानी सूत्रों ने कहा कि जारी झड़पों में 3 पाकिस्तानी सैनिक घायल हो गए हैं और एक ट्रक चालक मारा गया है। तालिबान ने अभी तक स्थिति पर कोई टिप्पणी नहीं की है। तोरखम में सीमा क्रॉसिंग 10 दिनों से बंद है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने तालिबान चौकियों और सीमा के करीब बंकरों के निर्माण को बंद करने का कारण बताया है। रविवार को तालिबान के प्रतिनिधियों और पाकिस्तानी अधिकारियों ने विवाद को सुलझाने के लिए बैठक की, लेकिन वार्ता बिना किसी सफलता के समाप्त हो गई। बॉर्डर बंद होने के कारण दोनों ओर वाहनों और लोगों की कतारें लगी हुई है। तोरखम बॉर्डर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक बड़ा ट्रांजिट पॉइंट है और अभी देखने को मिल रहा है कि ये अभी बंद पड़ा हुआ है। खैर, जहां एक तरफ ये सारा सीन देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन को बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ गया है अमेरिका के साथ पंगे लेना, और अब लगता है जैसे कि हालात और भी ज्यादा यहाँ पर बिगड़ने वाले हैं। एक तरीके से रूस के हाथ में पूरी तरीके से सौंप दिया गया है यूक्रेन के कमान को, ऐसा लगता है, क्योंकि अमेरिका ने यहाँ एकदम से हाथ पीछे कर लिया है। देखने को ये मिला था कि यूरोप को इन्होंने पूरी तरीके से आगे कर दिया है कि लो जी, अब तुम यहाँ पर आगे बढ़ो और आगे बढ़कर यहाँ पर काम करो। 4 मार्च 2025 को एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने फॉक्स न्यूज को बताया कि सहायता का अस्थायी समापन नहीं है, बल्कि एक ठहराव है, यानी कि फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार यूएस सैन्य उपकरण जो यूक्रेन में पहले से मौजूद नहीं है, उन्हें रोक दिया गया है, जिसमें हवाई जहाजों और पोलैंड में ट्रांजिट क्षेत्रों में इंतजार कर रहे हथियार भी शामिल है। ट्रंप ने रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ को इस ठहराव को लागू करने का आदेश दिया है। ये निर्णय ट्रंप के साथ एक बैठक के बाद लिया गया, जिसमें उपराष्ट्रपति जेड वेंस, रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड और ट्रंप के मध्य पूर्व दूत स्टीव विटकॉफ शामिल थे। इस ठहराव का कारण ट्रंप और जेलेंस्की के बीच तनाव है, जो 28 फरवरी 2025 को ओवल ऑफिस में हुई एक बैठक में चरम पर पहुंच गया था। उस बैठक में ट्रंप ने जेलेंस्की को बताया कि वो तीसरे विश्व युद्ध के साथ जुआ खेल रहे हैं। कहा कि जब तक वह शांति के लिए तैयार नहीं होते हैं, वे वापस आए। ये तनाव तब और बढ़ गया जब जेलेंस्की ने एक साक्षात्कार में कहा कि युद्ध का अंत बहुत बहुत दूर हो सकता है, जिस पर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जताई और कहा कि जेलेंस्की द्वारा की गई सबसे खराब टिप्पणी थी। ट्रंप ने यह भी कहा कि जेलेंस्की बहुत लंबे समय तक नहीं टिकेंगे जब तक कि वे अमेरिकी शर्तों पर सौदा नहीं करते हैं। इस ठहराव से यूक्रेन जैसे रूस के 2022 के आक्रमण के बाद से $65 बिलियन की सैन्य सहायता मिली थी, उसको गंभीर झटका लग सकता है। यूक्रेन को 40% सैन्य जरूरतें अमेरिका से पूरी होती है और इस ठहराव से उसके रक्षा प्रयासों पर असर पड़ सकता है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि ये समीक्षा की प्रक्रिया है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि सहायता शांति समाधान में योगदान दे रही है, लेकिन डेमोक्रेट्स ने ट्रंप पर कांग्रेस द्वारा स्वीकृत द्विपक्षीय सहायता को रोकने के लिए आलोचना की है। एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उदाहरण 1973 का है, जब अमेरिका ने वियतनाम युद्ध के दौरान अपने सहयोगी दक्षिण वियतनाम को सैन्य सहायता में कटौती की थी। उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने पारिस थाम युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद सैन्य और आर्थिक सहायता को धीरे धीरे कम करना शुरू किया था, क्योंकि अमेरिका युद्ध से बाहर निकलना चाहता था। इस कटौती का
परिणाम यह हुआ कि दक्षिण वियतनाम की सेना कमजोर पड़ गई और 1975 में साइगोन पर उत्तर वियतनाम ने कब्जा कर लिया। इस ऐतिहासिक उदाहरण से पता चलता है कि सैन्य सहायता में अचानक कमी या निलंबन एक सहयोगी देश की रक्षा क्षमता को कैसे प्रभावित कर सकता है, जैसा कि यूक्रेन मामले में हुआ है। वर्तमान में यूएस सैन्य सहायता का निलंबन ट्रंप और जेलेंस्की के बीच तनावपूर्ण संबंधों में और ट्रंप की शांति पर जोर देने की नीति का परिणाम है। ये कदम यूक्रेन और पश्चिमी सहयोगियों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि रूस के साथ युद्ध जारी है। 1973 के वियतनाम उदाहरण से सबक लेते हुए स्पष्ट है कि सैन्य सहायता में ठहराव या कटौती का दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है, खासकर जब एक देश पहले से ही एक बड़े सैन्य खतरे का सामना कर रहे हों। यह स्थिति भविष्य में यूक्रेन रूस संघर्ष और यूएस यूक्रेन संबंधों पर भी गहरा असर डालता है। खैर, इस तरीके के इतिहास में कई सारे उदाहरण पड़े हुए हैं जिसमें ये देखने को मिला है कि अमेरिका ने अपने हिसाब से काम किया है। चाहे वियतनाम का युद्ध हो, जिसमें इन्होंने अच्छी खासी सैन्य सहायता शुरुआत में प्रदान की। अमेरिका ने लगभग 58,000 सैनिकों की जान भी गंवाई, सैकड़ों अरब डॉलर भी खर्च किए और फिर कटौती करनी पड़ी इन्हें। दक्षिण वियतनाम को सेना को कमजोर कर दिया गया। अफगानिस्तान में ये चीज देखने को मिला कि अफगानिस्तान ने भी फिर यहाँ कटौती सैन्य सहायता में कटौती कर दी थी। ये दोनों ऐतिहासिक उदाहरण हैं जो दिखलाते हैं कि सैन्य सहायता में अचानक कमी या निलंबन एक सहयोगी देश की सुरक्षा और स्थिरता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। हालांकि अब यहाँ कहा जा रहा है कि यूरोप यूक्रेन के साथ खड़ा है और यूरोप चाहता है कि इस चीज को कंटिन्यू किया जाए। अगर यूरोप यहाँ हथियारों को देता है तो सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? मुसीबत ये है कि यूरोप में भी उतने हथियार नहीं बनते हैं। जितना मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में होता है उतना ज्यादा कहीं और नहीं होता है। और दूसरी बात, यूरोप की बात जहाँ तक करें ना, यूरोप और धीरे धीरे यूक्रेन को ढकेल रहा है कि आप यहाँ पर बात करिए और बात करके शांति समझौता करिए। और शांति समझौते को लेकर ऐसा लगता है जैसे कि अब आखिरकार जेलेंस्की को मानना होगा और जेलेंस्की को यहाँ पर डिसीजन लेते हुए मिनरल्स की डील करने होंगे। वैसे आपको बता दूं, सबसे बड़ी चीज ये देखने को मिला कि डॉक्टर एस जयशंकर ने जो बात कही थी ना, वही बात डोनाल्ड ट्रंप ने दोहराई भी और इन्होंने कहा कि जयशंकर ने बिल्कुल सही बोला था, यही चीज हो रहा है तुम्हारे साथ भी। जयशंकर की ने आपको याद होगा ये बात कही थी कि आप तेल के लिए हमें बोल रहे हो, लेकिन हमसे कई गुना ज्यादा तेल तो आप खुद खरीद रहे हो। अब इसी चीज को डोनाल्ड ट्रंप ने दोहराया है और डोनाल्ड ट्रंप ने दोहराते हुए इस बात को कहा है कि यूरोप दुनिया को कहता है, लेकिन खुद यूरोप भी तो वही काम कर रहा है जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यहाँ जो डॉक्टर एस जयशंकर की बात को इन्होंने दोहरा दिया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप अब जिस दिशा में जा रहे हैं यूरोप के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है या फिर नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। क्या यूक्रेन के साथ में यूरोप अब खड़ा रह पाएगा या फिर उसे पीछे ही हटना पड़ेगा? कल मिलते हैं नई वीडियो में नई खबर के साथ।